नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है बीपीएससी पीवाईक्यूज यानी 71वीं बीपीएससी 2025 तैयारी जीत की श्रृंखला का एपिसोड नंबर 2। इस वीडियो में हम लोग पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र को डिस्कस करेंगे। बीपीएससी पीवाईक्यूज के सभी विषयों का कंप्लीट पीडीएफ प्राप्त करने के लिए एमपीएन एकेडमी ऐप के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग कोर्स उपलब्ध है। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने हिस्ट्री के 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। 21वें से शुरुआत करते हैं। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण में स्थित क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? तक्षशिला नहीं, चोल नहीं, अनारता नहीं, एक से अधिक नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई भी नहीं। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण में स्थित क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था। तक्षशिला सिंधु और झेलम नदियों के बीच स्थित था। चोल साम्राज्य गोदावरी नदी के दक्षिण में स्थित था। अनारता महाभारत में वर्णित प्राचीन भारत का एक वैदिक काल का साम्राज्य है जो मोटे तौर पर भारत के उत्तरी गुजरात राज्य का गठन करता है। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का उपयोग कब शुरू हुआ? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का सबसे पहला संदर्भ मिलता है वर्तमान से 3000 साल से अधिक नहीं। तो 12000 साल पहले भी नहीं, 6000 साल पहले भी नहीं, 9000 साल पहले भी नहीं। यदि 3000 साल पहले ऑप्शन में रहता तो वो जवाब होता। दूसरी शताब्दी ईस्वी के आसपास रचित संस्कृत में शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसके द्वारा की गई थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रुद्रदमन। इसके बारे में और जानते हैं। इनका कार्यकाल 130 ईस्वी से 150 ईस्वी तक रहा था। इसे शक शासकों में सबसे महान माना जाता है। ये पश्चिमी क्षत्रप वंश से थे। यह चस्टना का पोता था। इनके राज्य में कोंकण, नर्मदा घाटी, काठियावाड़, गुजरात और मालवा के अन्य भाग शामिल थे। इन्होंने काठियावाड़ में सुदर्शन झील की मरम्मत का काम कराया था। इन्होंने एक हिंदू महिला से विवाह किया और हिंदू धर्म अपना लिया। इन्होंने शुद्ध संस्कृत में पहला लंबा शिलालेख भी जारी किया। राजा बनने के बाद इसने महाक्षत्रप की उपाधि धारण की। इसने सातवाहनों के साथ वैवाहिक संबंध बनाए। विशिष्ट पुत्र सातकर्णी इनका दामाद था, लेकिन उसने इनके साथ कई युद्ध भी लड़े थे। इन्होंने विजय के माध्यम से उन अधिकांश क्षेत्रों को पुनः प्राप्त किया जो पहले नहपान के अधीन थे। इन्होंने संस्कृत साहित्य और सांस्कृतिक कलाओं को बढ़ावा दिया। रुद्रदमन के शासनकाल के दौरान ही यूनानी लेखक यवनेश्वर भारत में रहते थे और इन्होंने यवन जातक का ग्रीक से संस्कृत में अनुवाद किया था। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा के मंदिर में मूर्तियां अवशेष हैं। किस कला की? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, गुप्त कला की। आइए और डिटेल जानते हैं। झांसी के पास है देवगढ़ का मंदिर। दशावतार मंदिर 6ठी शताब्दी की शुरुआत का एक विष्णु हिंदू मंदिर है जो उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में स्थित है, जो झांसी से 125 किलोमीटर दूर उत्तर मध्य भारत में बेतवा नदी घाटी में है। गुप्त काल में निर्मित देवगढ़ का दशावतार मंदिर अलंकृत गुप्त शैली की वास्तुकला का प्रदर्शन करता है। गढ़वा जिला भारत के उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में जो भी प्रयागराज है, गुप्त राज से संबंधित एक मंदिर परिसर है। किले की सबसे उल्लेखनीय वस्तु भगवान विष्णु के सभी 10 अवतारों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक आकृति है। आइए गुप्त कला के बारे में और उसके वास्तुकला के बारे में जानते हैं और डिटेल में। अजंता स्कूल है, विषय है इसका बुद्ध का जीवन। के निरंतर विकास के साथ साथ मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के पास बाग स्कूल का उदय हुआ। इस स्कूल की दीवारों को स्थानीय विषयों में सजाया यानी चित्रित किया गया, यानी यह आम लोगों से संबंधित था। मूर्तिकला निर्माण में विभिन्न प्रकार की छवियों के साक्ष्य के साथ काफी वृद्धि हुई। कांस्य भागलपुर शिव और विष्णु की धातु और पत्थर की मूर्तियां कई स्थानों से मिली है। भगवान की छवियां पहली बार दिखाई दी। स्तूप और गुफा निर्माण कम हो गया और मंदिर निर्माण यानी शिखर में तेजी आई। इसके उल्लेखनीय उदाहरण है दशावतार मंदिर झांसी उत्तर प्रदेश, भीतरगांव मंदिर ईंट से बना हुआ कानपुर उत्तर प्रदेश, पार्वती मंदिर नचना कुथरा मध्य प्रदेश, विष्णु मंदिर जबलपुर मध्य प्रदेश, बाग गुफा चित्रकला। निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का नाम सही नहीं बताया गया है? पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी, ये तो सही है। पानीपत की दूसरी लड़ाई टीपू सुल्तान और मराठा के बीच में ना। हल्दी घाटी की लड़ाई महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में, यह सही है। तो गलत जवाब कौन सा होगा? सही नहीं है, यह है ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। आइए डिटेल में जानते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 पानीपत हरियाणा के एक छोटे से
गांव के पास लड़ी गई, जिसने भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत को चिन्हित किया। यह लड़ाई जहीर उद दीन बाबर की हमलावर सेनाओं और दिल्ली सल्तनत के अंतिम साम्राज्य लोधी साम्राज्य के बीच इब्राहिम लोधी के शासन के दौरान लड़ी गई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई, जो कि प्रश्न में था, हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसे हेमू के नाम से जाना जाता है, और अकबर की सेना के बीच 5 नवंबर 1556 को लड़ी गई थी। यह अकबर के सेनापतियों खान जमान वन और बैरम खान के लिए एक निर्णायक जीत थी। हल्दी घाटी की लड़ाई 15 जून 1576 को मेवाड़ के महाराणा प्रताप और मुगल साम्राज्य अकबर की सेना के बीच लड़ी गई थी। यदि आपको 71वीं बीपीएससी के लिए करंट अफेयर्स का पीडीएफ चाहिए, यहाँ पर इसकी जानकारी दी जा रही है। लेकिन आइए सबसे पहले जानते हैं कि एमपीएन एकेडमी ऐप ही क्यों, क्योंकि हमने करके दिखाया है। इससे पहले केवल करंट अफेयर्स के पीडीएफ हम प्रोवाइड किया करते थे, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे हर एग्जाम में लगभग 30 प्रश्न टैली हुए हैं। उसके बाद हमने डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज लॉन्च किया, जिससे टैली प्रश्नों की संख्या लगभग ऑन एन एवरेज 46 पहुंच गई। 70वीं बीपीएससी के लिए हमने 2 कोर्स और लॉन्च किया, डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स और एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज, और इस बार टैली प्रश्नों की संख्या हो गई है 90। तो 5 साल 7 एग्जाम, कंसिस्टेंसी एट इट्स बेस्ट, एंड दैट्स एमपीएन एकेडमी फॉर यू। 71वीं बीपीएससी के लिए हमने टैली टारगेट रखा है 120 का, क्योंकि इस बार लॉन्च हो गया है चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, और साथ में मिलेगा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर बीपीएससी के फुल डिस्क्रिप्शन के साथ। साल भर का करंट अफेयर्स आप केवल 18 घंटे में रिवाइज कर पाएंगे। कैसे? वीकली करंट एमसीक्यूज में आपको 50 पीडीएफ मिलते हैं, 6 मिनट लगेगा एवरेज एक पीडीएफ को रिवाइज करने में, तो 5 घंटे में इसे साल भर का रिवाइज कर लेंगे। मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स 30 मिनट लगेगा एक पीडीएफ में, कुल 6 घंटे में इसे आप 12 पीडीएफ को रिवाइज कर लेंगे। बिहार मंथली करंट अफेयर्स, इसमें 14 पीडीएफ मिलेंगे, 30 मिनट का समय लगेगा पीडीएफ में, कुल 7 घंटे में रिवाइज कर पाएंगे। तो कुल 18 घंटे में आप सारे कंटेंट को एक बार रिवाइज कर सकते हैं। डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज में अपडेटेड अल्ट्रा इंपॉर्टेंट 2500 एमसीक्यूज मिलेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। 25 सेट का रहेगा ये टेस्ट सीरीज। एक टेस्ट में 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 75 मिनट्स का समय मिलेगा, और ये डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स वाले कोर्स में आपको ये टेस्ट सीरीज मिलेगा। डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ नोट्स मिलेंगे आपको इस कोर्स में। एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स का निचोड़ है, यह फैक्ट्स और कंसेप्ट दोनों इसमें मिलेंगे, डायग्राम, फ्लो चार्ट, पिक्चर्स, टेबल्स एंड वन लाइनर्स के साथ। कम समय में फास्ट रिवीजन आप इससे कर सकते हैं। इसी कोर्स में आपको डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज का अपडेटेड वर्जन मिलेगा। चैप्टर वाइज एमसीक्यूज और बीपीएससी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर का एक कंबाइंड कोर्स है फुल डिस्क्रिप्शन के साथ। इसमें आपको ऐप बेस्ड रियल टाइम टेस्ट मिलेगा, साथ में पीडीएफ भी प्रोवाइड की जा रही है, और बीपीएससी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर ये भी पीडीएफ फॉर्मेट में रहेगा। 39वीं से लेकर के 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के सब्जेक्ट वाइज अलग अलग पीडीएफ मिलेंगे आपको फुल डिस्क्रिप्शन के साथ। ऐसा डिस्क्रिप्शन जो कि आपने आज तक देखा नहीं होगा। दोस्तों, ये पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा कैसे? गूगल प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए एमपीएन एकेडमी, इस प्रकार से लोगो दिखेगा, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, ओटीपी के साथ लॉगिन कीजिए। स्टोर सेक्शन में 4 कोर्स आपको मिलेंगे, डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स टेस्ट सीरीज के साथ में करंट अफेयर्स पीडीएफ, एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज और चैप्टर वाइज एमसीक्यूज और बीपीएससी पीवाईक्यू का कंबाइंड कोर्स। ये सभी कोर्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग मिलेगा। कोर्स को सेलेक्ट कीजिए, जैसे ही आप कोर्स पर क्लिक करेंगे वहाँ पर नीचे चले जाइएगा, आई एम इंटरेस्टेड पर क्लिक कर दीजिएगा। आपको पेमेंट लिंक मिल जाएगा मैसेज में और व्हाट्सएप दोनों जगह पर। पेमेंट कीजिए, वहाँ आपको कोर्स कंटेंट एमपीएन एकेडमी ऐप पर मिल जाएगा। दिल्ली सल्तनत के दौरान पदना, मुकद्दम या चौधरी का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था? मुकद्दम या चौधरी एक गांव का मुखिया होता था, न कि गांव का लेखाकार या राजस्व अधिकारी। आज भी इस क्षेत्र में गांव के मुखिया को अक्सर चौधरी कहा जाता है। आइए जानते हैं प्रशासनिक इकाई और इसके प्रमुख कौन होते थे इस दौरान। इक्ता प्रांत के प्रमुख होते थे मुक्ति या वली, शिक यानी जिला के सिकदर, परगना यानी तालुक के चौधरी, और तामिल ग्राम या गांव के प्रधान को मुकद्दम या खुद कहा जाता था या चौधरी भी कहा जाता था। तबकात ए अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से भी अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखी गई थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, निजामुद्दीन अहमद। निजामुद्दीन अहमद बहुत ही सम्मानित परिवार से थे और इनके पूर्वज अकबर के पूर्वजों की सेवा करते थे। अकबर के शासन काल के दौरान इन्हें स्वयं मीर बख्शी के पद पर नियुक्त किया गया था। आइए अकबर के नवरत्न के बारे में जानते हैं, कौन कौन से थे। बीरबल, इन्होंने अकबर के दरबार में दरबारी विदूषक की भूमिका निभाई। इनका असली नाम महेश दास था और राजा बीरबल नाम अकबर ने दिया था। वे अकबर के महान मुगल दरबार में एक महान गायक और कवि थे। वे संस्कृत, फारसी और हिंदी भाषाओं के ज्ञाता थे। इन्होंने अकबर को सैन्य और प्रशासनिक सेवाएं भी दी थी और उत्तर पश्चिम भारत में अफगानी जनजातियों के बीच
अशांति को दबाने के दौरान युद्ध में मारे गए। दूसरे थे तानसेन। रामतनु इनका जन्म का नाम था और वे पहले के कई दिनों में स्वामी हरिदास के शिष्य थे और बाद में इन्होंने हजरत मोहम्मद गौस से संगीत सीखा। ये अकबर के दरबार में एक संगीतकार थे और इन्हें इनकी महाकाव्य ध्रुपद रचनाओं, कई नए रागों की रचना के साथ साथ संगीत पर 2 क्लासिकल किताबें, ध्यान में रखिएगा, श्री गणेश स्तोत्र और संगीता सार लिखने के लिए याद किया जाता है। नेक्स्ट थे अबुल फजल। इनका असली नाम शेख अबू अल फजल इब्न मुबारक था, जिन्हें अबुल फजल और अबुल फजल अल्लामी के नाम से भी जाना जाता था। ये अकबरनामा और आइन ए अकबरी के लेखक थे। इन्होंने बाइबिल का फारसी भाषा में भी अनुवाद किया था। नेक्स्ट नवरत्न में है राजा मान सिंह। ये अंबर के राजा थे और अकबर के शाही दरबार के प्रसिद्ध नवरत्नों में से एक थे। ये अकबर की सेना में एक सेनापति थे और अकबर के ससुर भारमल के पोते थे। इन्होंने महाराणा प्रताप के खिलाफ हल्दी घाटी की ऐतिहासिक लड़ाई सहित कई लड़ाइयाँ लड़ी। नेक्स्ट है राजा टोडरमल। ये अकबर के शासन काल के दौरान मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री थे और अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। इन्होंने मानक वजन और माप, भूमि सर्वेक्षण और बंदोबस्त प्रणाली, राजस्व, जिले और अधिकारी पेश किए। पटवारी द्वारा रख रखाव की यह प्रणाली आज भी भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचलित है, जिसे अंग्रेजों और भारत सरकार द्वारा सुधारा गया था। मुल्ला दो प्याजा, ये अकबर के सलाहकार थे। नेक्स्ट है फकीर अजीआउद्दीन। ये सूफी फकीर और सलाहकार थे। ये अकबर को धार्मिक मामलों पर सलाह देते थे। और अंतिम नवरत्न है अब्दुल रहीम खाने खाना। ये अकबर के भरोसेमंद संरक्षक और गुरु बैरम खान के बेटे थे। अपने उर्दू दोहों और ज्योतिष पर अपनी किताबों के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने बाबर के संस्मरण बाबरनामा का चगताई भाषा से फारसी भाषा में अनुवाद किया। इन्होंने ज्योतिष पर 2 किताबें लिखी। अकबर एक महान सुधारवादी थे। इन्होंने शांति स्थापित की और अपनी प्रजा के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार किया। इन्होंने हिंदू और मुसलमानों के बीच भेदभाव का विरोध किया और धार्मिक सहिष्णुता के साथ साथ सैन्य पदों पर भी रहे। इनकी सहिष्णुता और उदारता में इनके 9 रत्नों का बहुत योगदान था। निम्नलिखित प्रसिद्ध शासकों में से किसने अपनी मां के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कृष्णदेव राय। इनके बारे में और जानते हैं। इनका कार्यकाल था 1509 से 1529। ये विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध राजा थे। तुलुक वंश से मोहम्मद शाह को इन्होंने आजाद कराया और यवनजर्य प्रतिष्ठा पनाचार्य की उपाधि धारण की। मनु चरित्रमु के लेखक अष्ट दिग्गजों में सबसे महान थे। इनका साम्राज्य उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर दक्षिण में कावेरी नदी तक, पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ था। पुर्तगालियों के साथ इनके सौहार्दपूर्ण संबंध थे। इन्होंने अमुक्त माल्यद राजनीति पर तेलुगु कृति और जम्बवती कल्याणम संस्कृत नाटक की रचना की थी। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या के बाद सिंहासन संभाला? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय से पहले समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद इनके बड़े भाई रामगुप्त ने सिंहासन संभाला था। श्रृंगार रूपकम में रामगुप्त को एक शक सरदार ने बुरी तरह पराजित किया। लोगों को सुरक्षित करने के लिए वो अपनी रानी ध्रुव देवी को शक शासन के हवाले करने के लिए सहमत हो गया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने इस पर आपत्ति जताई और रानी ध्रुव देवी के वेश में दुश्मन के शिविर में प्रवेश किया और विशाल साम्राज्य, रानी और राजवंश को बहाल करने के लिए शक राजा को मार डाला। बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने भाई को भी मार डाला। वर्धन वंश की नींव किसने रखी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पुष्यभूति। वर्धन वंश के संस्थापक के बारे में कोई ठोस जानकारी उपलब्ध नहीं है। अपने पौराणिक वृत्तांत हर्षचरित में बाणभट्ट ने वर्धन वंश की उत्पत्ति का विवरण दिया है। इनका कहना है कि पुष्यभूति वर्धन वंश के संस्थापक थे। वर्धन वंश के संस्थापक के बारे में सबसे स्वीकार्य दृष्टिकोण यही है। राज्यवर्धन 605 से 606 तक थानेसर के राजा थे और प्रभाकर वर्धन के सबसे बड़े पुत्र और पुष्यभूति वंश के सदस्य थे। वो अपने पिता की मृत्यु के बाद सिंहासन पर बैठे और इनके छोटे भाई हर्ष ने इनका स्थान लिया। आदित्यवर्धन कौन थे? आदित्यवर्धन गुप्त साम्राज्य के पतन के समय उत्तर भारत में थानेसर के राजा थे। ये पुष्यभूति यानी बैस वंश के तीसरे शासक और प्रभाकर वर्धन के पिता थे। आदित्यवर्धन के पिता राजवर्धन प्रथम थे और इनके दादा नरवर्धन तनेसर के श्रीकंठ वंश के संस्थापक थे। प्रभाकर वर्धन कौन थे? ये वर्धन राजवंश के पहले उल्लेखनीय राजा थे, लेकिन ये वर्धन राजवंश के संस्थापक नहीं थे। ये परिवार के चौथे शासक थे। इन्होंने पड़ोसी राज्यों पर अपना नियंत्रण बढ़ाया और इनकी राजधानी थानेसर थी। एमपीएन एकेडमी का टेलीग्राम पेज है हमारा, उसे जरूर ज्वाइन कीजिए। सर्च कीजिए टेलीग्राम में
एमपीएन एकेडमी इस प्रकार का लोगो दिखेगा। ज्वाइन करने पर आपको क्या क्या मिलेगा, यहाँ पर बीपीएससी परीक्षा से संबंधित अपडेटेड न्यूज आपको मिलेगी। आपके परीक्षा की तैयारी में हेल्प के लिए डेली क्विज का प्रसारण यहाँ पर किया जाता है। ऐप पोर्टल की शेड्यूल यानी कब टेस्ट आयोजित होगा और टॉपर के रिजल्ट भी यहाँ आपको मिलेंगे। और एमपीएन एकेडमी ऐप के कोर्सेस और यूट्यूब वीडियो के अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलेगा। इसे जरूर ही ज्वाइन कीजिए। रोमन साम्राज्य के साथ व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कुषाण। चेरस के शासनकाल के दौरान व्यापार ने तमिल देश, जिसका एक हिस्सा आधुनिक केरल में है, में समृद्धि लाना जारी रखा, जिसमें मसाले, हाथी दांत, लकड़ी, मोती, रोम, मिस्र, ग्रीस आदि को निर्यात किए गए। प्राचीन काल से व्यापक विदेशी व्यापार के साक्ष्य उत्तरी केरल के कोल्लम, कुडुंगल्लूर, इयाल से प्राप्त रोमन, ग्रीक और अरबी हिस्सों से मालाबार तट पर उपलब्ध है। वह मुस्लिम शासक जिसके साम्राज्य को दार अल इस्लाम का हिस्सा माना जाता था, वह था, सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। वह मुस्लिम शासक जिसके साम्राज्य को दार अल इस्लाम का हिस्सा माना जाता था, वह थे इल्तुतमिश। दार अल इस्लाम एक ऐसे क्षेत्र को दर्शाता है जहां मुस्लिम इस्लामी कानूनों के अनुसार अपने धर्म का पालन करने के लिए स्वतंत्र हैं। दार अल अरब उन भूमियों का प्रतिनिधित्व करता है जो गैर विश्वासियों द्वारा शासित था। निम्नलिखित में से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया? अलाउद्दीन खिलजी भी होगा और बलबन भी होगा, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ई, एक से अधिक। अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा की शक्ति का विरोध किया और खलीफा से किसी भी परामर्श के बिना खुद को सुल्तान घोषित कर दिया। वह दिल्ली सल्तनत के पहले शासक थे जिसने खलीफा से मंसूर यानी निवेश पत्र नहीं मांगा, बल्कि खुद को खलीफा का डिप्टी कहा। बलबन ने भी खलीफा की शक्ति का विरोध किया था। तुगरील खान ने किसके शासनकाल में विद्रोह का झंडा बुलंद किया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बलबन। बंगाल के गवर्नर तुगरील खान ने बलबन के खिलाफ विद्रोह किया। तुगरील खान के नेतृत्व में विद्रोह को दबाने के लिए बलबन एक शक्तिशाली सेना के साथ बंगाल पहुंचा। बाद में इसे इसके पूरे परिवार के साथ मार दिया गया और इनके सिर सड़कों पर प्रदर्शित किए गए। तुगरील खान के सभी समर्थकों का पीछा किया गया और इन्हें मार दिया गया। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाला पहला मुगल शासक कौन था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, औरंगजेब। औरंगजेब 1689 में अंग्रेजों के साथ संघर्ष करने वाला पहला मुगल सम्राट था। बाल युद्ध अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत के मुगल साम्राज्य के बीच एक युद्ध था जो 1686 से 1690 तक चला। आइए थोड़ा और डिटेल जानते हैं औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब शाहजहां के बाद मुगल गद्दी पर बैठे थे, लेकिन सबसे बड़े बेटे के उत्तराधिकार के नियम से नहीं बल्कि तलवार के बल पर। मुगल काल में तलवार शक्ति का प्रतीक थी। उत्तराधिकारी का फैसला तलवार के बल पर ही तय होता था। मुगल सम्राट औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था और इनका दूसरा राज्याभिषेक 15 जून 1659 को दिल्ली में खजवा और देवराय के युद्ध के सफलता के बाद हुआ। अब्दुल मुजफ्फर, मुहीउद्दीन, मोहम्मद औरंगजेब, बहादुर आलमगीर, पातशाह गाजी की उपाधि धारण करके वे मुगल सम्राट के रूप में राजगद्दी पर बैठे थे। 15 अप्रैल 1658 को मध्य प्रदेश के उज्जैन के पास धर्मत में औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच युद्ध हुआ। दारा शिकोह को जोधपुर के राजा जसवंत सिंह का समर्थन प्राप्त था और औरंगजेब को शहजादा मुराद का समर्थन प्राप्त था। 29 मई 1658 को सामूगढ़ का युद्ध औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेनाओं के बीच दारा शिकोह के विरुद्ध हुआ, जिसमें दारा शिकोह पराजित हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लोथल। आइए मुख्य हड़प्पा स्थलों के बारे में जानते हैं। कौन से जगह पर है ये, किनके द्वारा उत्खनन किया गया था, वर्ष क्या था उत्खनन का और प्रमुख निष्कर्ष क्या निकले। लोथल अहमदाबाद गुजरात खंबात की खाड़ी के पास भोगवा नदी के तट पर है। आर राव द्वारा खनन किया गया था 1954-55 में। 6 खंडों में विभाजित, मनका बनाने का कारखाना, चावल की भूसी, हाथी दांत का वजन संतुलन, गोदी, अग्नि वेदिका, घोड़े की टेराकोटा मूर्ति आदि यहाँ पर मिली है। कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला है, वहां पर है। अमलानंद घोष द्वारा खनन किया गया 1953 में। अन्न भंडार मिले हैं यहाँ पे, जुता हुआ खेत, लकड़ी की नालियां, भूकंप के साक्ष्य, लकड़ी का हल, ऊंट की हड्डी, अग्नि वेदिकाएं, पकी हुई ईंटों के स्थान पर मिट्टी की ईंटें आदि मिली है यहाँ पे। राखी गढ़ी हिसार हरियाणा 10द्वती नदी के तट पर सूरजभान ने इनकी खोज की थी 1969 में। भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है यह। अग्नि वेदिका, बेलनाकार मुहर, टेराकोटा पहिया आदि यहाँ पर मिले हैं। डबरकोट कहाँ है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में। इस क्षेत्र से प्राप्त विभिन्न कलाकृतियां और मूर्तियां इस स्थल का हड़प्पा काल से संबंध दर्शाती है। किसी और प्रश्न में और अन्य साइटों को भी हम देखेंगे। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, विजयालय। चोलों का उदय विजयालय 850 ईस्वी से 871 ईस्वी द्वारा मुत्तरैयार
से कावेरी डेल्टा पर विजय प्राप्त करने के साथ शुरू हुआ। इन्होंने तंजावुर शहर का निर्माण किया और 850 में चोल साम्राज्य की स्थापना की। राजराजा वन चोल राजाओं में सबसे प्रसिद्ध है। इन्होंने नौसैनिक अभियानों में भाग लिया और पश्चिमी तट श्रीलंका पर विजयी हुए और हिंद महासागर में मालदीव पर विजय प्राप्त की। राजेंद्र वन ने बंगाल के महिपाल एक को हराया। राजेंद्र तृतीय अंतिम चोल राजा थे जिन्हें जटावर्मन सुंदर पांड्या II ने हराया था। किरातार्जुनीय पुस्तक किसने लिखी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भारवी। आइए कालिदास और शूद्रक के बारे में जानते हैं। कालिदास की उत्कृष्ट कृति संस्कृत नाटक शकुंतला थी। इसे दुनिया की 100 सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों में से एक माना जाता है। इन्होंने 2 अन्य नाटक भी लिखे हैं, मालविकाग्निमित्र और विक्रमोर्वशीय। इनके 2 प्रसिद्ध महाकाव्य हैं, रघुवंश और कुमार संभव। शूद्रक एक भारतीय नाटककार थे जिनके नाम 3 संस्कृत नाटक हैं, मृच्छकटिका, छोटी मिट्टी की गाड़ी, विनवासवदत्त और भाना, लघु एकांकी, एकालाप, पद्म प्रभृतक। कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा पूरा किया गया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश। दिल्ली के पहले मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया, लेकिन वह केवल तहखाने का निर्माण ही पूरा कर सके। इनके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने 3 और मंजिलें बनवाई और 1368 में फिरोज शाह तुगलक ने जीर्णोद्धार का काम करवाया। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हरिहर बुक्का। 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी, जो 2 भाई थे और मोहम्मद बिन तुगलक की सेना में सेवा करते थे। इन्होंने दिल्ली सल्तनत से अलग होकर कर्नाटक में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की और 1336 में तुंगभद्रा नदी के तट पर राजधानी विजयनगर की स्थापना की। प्रमुख राजवंश और इनके विवरण को जानते हैं। संगमा 1336 से 1485। संगमा विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाला पहला राजवंश था। साम्राज्य के संस्थापक हरिहर प्रथम और बुक्का इसी राजवंश के थे। इन्होंने 1334 से 1485 ईस्वी तक शासन किया था इस राजवंश ने। अगले हैं सालुवा 1485 से 1505 तक। नरसिंह द्वारा स्थापित सलुवा राजवंश संगमा राजवंश के बाद साम्राज्य का दूसरा राजवंश बना। इस राजवंश ने 1485 से 1505 ईस्वी तक शासन किया था। इन्होंने लगभग पूरे दक्षिण भारत पर शासन किया। अगले हैं तुलुवा। वीर नरसिंह द्वारा स्थापित तुलुवा विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाला तीसरा राजवंश था। इसने तुलुवा राजवंश से शासन किया। विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध राजा कृष्णदेवराय इसी राजवंश से थे और इनका समय काल है 1491 से 1570 तक। वैसे एक्टिवली देखेंगे तो 1505 से 1570 तक। अंतिम है अरविदु। तिरुमाला द्वारा स्थापित अरविदु दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाला चौथा और अंतिम हिंदू राजवंश था। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड में।